बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम गाउट की मेडिसिन को पढ़ते हैं। ठीक है, इसका क्या इंट्रो है, वही वाली बातें हैं जो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स की डिपॉजिशन हो जाती है जॉइंट्स और बाकी टिश्यूज़ के अंदर, और ये मोस्ट कॉमन इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस है मेन के अंदर। ठीक है, इसके कॉजेज़ पे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आएंगे। प्राइमरी गाउट 90% केसेस में होता है जिसमें मेटाबॉलिक डिफेक्ट ऑफ द यूरिक एसिड प्रोडक्शन हो गया, या फिर 90% केसेस मैंने बताया था कि आइडियोपैथिक होते हैं। 10% केसेस में क्या होता है कि एंजाइम की डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, जिस तरह पार्शल SGPRT की डेफिशिएंसी हो जाए। ठीक है, और सेकेंडरी गाउट 10% होता है। ठीक है, सेकेंडरी गाउट के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? यूरिक एसिड की ओवर प्रोडक्शन, और मैंने पीछे पैथोलॉजी में डिटेल पढ़ाया हुआ है कि माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, अल्कोहलिज्म हो सकता है, लीशनियान सिंड्रोम्स हो सकते हैं, यूरिक एसिड की अंडर एक्सक्रीशन हो सकती है। और अंडर एक्सक्रीशन किन वजूहत की वजह से होती है? डिहाइड्रेशन हो जाए। डिहाइड्रेशन से क्या होगा? डिक्रीज रीनल फंक्शन होगा, तो वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट नहीं करेगा। और ड्रग्स अगर कोई पेशेंट ले रहा है, डायूरेटिक्स हो गए, या फिर पायराजिनामाइड्स हो गए, या फिर सैलिसाइलेट्स हो गए, इथैम्ब्यूटोल हो गया, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं। एजिंग 30 ईयर्स के बाद मेल डोमिनेंट 5:1 आ रहा है, मेल्स में ज़्यादा होता है। ओबीसिटी में मेटाबॉलिक सिंड्रोम अगर किसी को है, जो अल्कोहल ज़्यादा लोग ले रहे हैं, प्रीडोमिनेटली बेयर क्योंकि उसमें प्रोटीन कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं। डाइट हाई इन रेड मीट एंड फ्रुक्टोज, ये बातें बता चुकी हूँ। ये वाली बात नहीं बताई कि डाइट लो इन विटामिन सी और कॉफ़ी। तो जो लोग विटामिन सी को और कॉफ़ी को कम लेते हैं उनमें भी ये मसला मिलता है। ठीक है, फिर है सेट्यूर्निन गाउट, जो कि लेड पॉइजनिंग की वजह से होता है। और इसके अलावा हाइपर यूरिसीमिया। अब देखिए, जो हाइपर यूरिसीमिया है, हाइपर यूरिसीमिया का पता होने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल यूरिक एसिड की क्या वैल्यूज़ है। तो फीमेल्स में नॉर्मल है 2.4 से लेके 6 mg/dl। ठीक है, और मेल्स में है 3 से 7 तक रेंज में mg/dl। और एवरेज वैसे अगर हम लोग देखें तो 2.8 से लेके 6.8 mg/dl होता है। लेकिन अगर प्लाज्मा यूरेट लेवल्स मतलब 7 से ज़्यादा हो जाए ना, तो वहाँ पे उसको हम लोग कहते हैं कि दिस इज़ हाइपर यूरिसीमिया। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है हाइपर यूरिसीमिया इज़ डिफाइंड एज सीरम यूरिक एसिड लेवल ग्रेटर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन फॉर द पॉपुलेशन। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं क्लिनिकल कोर्स की तरफ। तो एक्यूट गाउट और क्रॉनिक गाउट हमें पता है, इसमें तकरीबन चीज़ें रिवाइज्ड हैं, रिपीटेड हैं। आई एम गोना रिपीट दम अगेन। एक्यूट गाउट इट इज़ प्रेजेंट एज सडन ऑनसेट ऑफ मोनो आर्टिकुलर अर्थराइटिस, लोअर लिम्ब में ज़्यादा देखा गया है कंपैरेटिवली अपर लिम्ब के, और इट टिपिकली इन्वॉल्व द फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल MTP जॉइंट्स। ठीक है, जिसको हम लोग पोडैग्रा कहते हैं। और 50% केसेस में ये ऐसा ही होता है। ठीक है, कि हमारे पास फर्स्ट MTP जॉइंट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अच्छा, इट इज़ करेक्टराइज बाय एक्सक्रूशिएटिंग पेन। ठीक है, उसके अलावा बहुत एक्सक्रूशिएटिंग खिंचाव वाला दर्द होगा, लोकलाइज्ड वार्मथ, टेंडरनेस एंड ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, इट कैन ओकेजनली बी पॉली आर्टिकुलर, मतलब मोर देन 4 जॉइंट्स को इन्वॉल्व करना। ठीक है, स्पेशली इन सब्सिक्वेंट अटैक्स और प्रेसिपिटेंट ऑफ एक्यूट अटैक। इसमें क्या होता है, सडन चेंजेस इन, मतलब ये जो प्रेसिपिटेंट्स क्या होते हैं एक्यूट अटैक के, एकदम से यूरिक एसिड लेवल्स के अंदर चेंज आ जाता है। इंक्रीज डाइटरी प्रोटीन जो ले रहे होते हैं सर्जरी, इन्फेक्शन या डिहाइड्रेशन की वजह से, या फिर किसी मेडिकेशंस पे, ये मैंने पीछे बताया था, डायूरेटिक्स, ड्यूरिएट लेविंग लोअरिंग एजेंट्स, ये वाली सारी बातें। ठीक है, अब आते हैं क्रॉनिक गाउट की तरफ। तो क्रॉनिक गाउट हम लोग पढ़ चुके हैं कि इट इज़ करेक्टराइज बाय टोफाई इन द सॉफ्ट टिश्यूज अराउंड द जॉइंट्स। टोफाई आर पैथोग्नोमिक हॉलमार्क ऑफ द गाउट, ये हम बात कर चुके हैं। टोफाई आर लार्ज एग्रीगेट्स ऑफ यूरिएट क्रिस्टल्स सराउंडेड ग्रेनुलोमेटस रिएक्शन विद द फॉरेन बॉडी जाइंट सेल्स। मैंने बताया था बीच में एग्रीगेट्स होंगे और सराउंडेड बाय इन्फ्लेमेटरी जाइंट सेल्स। ठीक है, इसकी साइड्स क्या क्या होती हैं? जॉइंट्स हो गए, किस किस के, फिंगर्स के, रिस्ट के, नीज़ के, और एक्लेस टेंडन्स और पिन्ना। ठीक है, और जो टोफाई होते हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं सब्सिक्वेंट बोन को, आसपास की जो बोन होती है उसको भी ये लोग नहीं जो स्पेयर करते। ठीक है, कॉजिंग इरोसिव अर्थराइटिस एंड सिवियर क्रिपलिंग डिजीज़। ठीक है, एवरेज में क्या होगा कि ये 12 साल तक लेता है। अच्छा, ऑन एवरेज 12 साल तक लेता, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये पीछे पैथोलॉजी में नहीं थी। About 12 years between initial episode of acute attack and development of chronic gout। ठीक है, तो अगर किसी को acute attack का initial episode आया तो chronic gout इतनी आसानी से, इतनी जल्दी डेवलप नहीं होता, 12 साल का डिफरेंस होता है बीच में। ठीक है,
अच्छा, अगर मैं कॉम्प्लिकेशंस की बात करूं तो हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, किडनी में जाहिर सी बात है यूरिक एसिड इतना ज़्यादा है तो यूरिक एसिड स्टोन्स होंगे, और गाउटी नेफ्रोपैथी या यूरेट नेफ्रोपैथी हम पीछे पड़ चुके हैं, या फिर इंटरस्टिशियल डिपॉजिट्स हो जाते हैं इसमें। ये बातें पैथोलॉजी में हैं। अभी मेडिसिन की यहाँ से प्रॉपरली स्टार्ट हुई है डायग्नोसिस में क्या है कि अच्छा मेरे पास एक पेशेंट आया है, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि मुझे पता चले कि मसला क्या है, मैं डायग्नोस कैसे करूँगी, ठीक है। यूरिक एसिड लेवल डजेंट हेल्प इन द डायग्नोसिस, ठीक है। इट मे बी नॉर्मल इन द एक्यूट अटैक, ये लोग इस बात को कह रहे हैं। वैसे हम लोग हाइपर यूरिसीमिया बार बार कह रहे थे ना, राइट, बट ये लोग कह रहे हैं कि डायग्नोसिस में यूरिक एसिड बहुत एक्यूरेट नहीं है, बिकॉज एक्यूट अटैक में वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। उसके अलावा एक्यूट अटैक में हम इन चीज़ों को एलिवेटेड देखते हैं, जिस तरह WBC काउंट ज़्यादा होता है, ESR एलिवेटेड होता है, ठीक है। उसके अलावा आर्थ्रोसेंटेसिस होता है। आर्थ्रोसेंटेसिस जॉइंट एस्पायरेशन को कहते हैं, ये एक्यूरेट टेस्ट है, सबसे मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है आर्थ्रोसेंटेसिस। और ये वाली बात याद रखें कि MCQs में डायरेक्ट पूछा होता है कि विच इज़ द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस, तो इसमें यूरिक एसिड के लेवल्स लिखा होता है, ऑप्शन इनका ऑप्शन दिया होता है। तो एक्यूरेट अगर बोला जाए तो आपने आर्थ्रोसेंटेसिस को टिक करना है, ठीक है। अच्छा, इट शोज़ मोनोसोडियम यूरिएट क्रिस्टल्स, ये बात हमें पता है। WBC काउंट 20,000 से लेके 100,000 mm³ तक हो जाता है, ठीक है। और पोलराइज माइक्रोस्कोपी पे क्या क्या मिलता है तो ये बातें वैसे हमें पता है। तो क्रिस्टल आर नीडल लाइक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और नेगेटिव बाइफ्रिंजेंसी है, मैं पीछे बाइफ्रिंजेंट ये मैं पीछे पैथोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज चेक फॉर ग्राम स्टेन एंड कल्चर ऑफ द जॉइंट एस्पिरेशन, ठीक है। हमेशा हमें ग्राम स्टेन और कल्चर को चेक करना होता है, बिकॉज इन्फेक्शंस आर मतलब कुछ कभी कभी क्या होता है कि इन्फेक्शंस को एग्जिस्ट करते हैं गाउट के साथ, तभी हमें जो है वो ग्राम स्टेन और कल्चरिंग को मतलब और जॉइंट एस्पिरेशन की जो होती हैं उनको साथ साथ चेक करना लाजमी होता है, ठीक है। अच्छा, जो पर्पल से चीज़ें लिखी होती हैं ना इरफान मसूद में, उनको तो आपने लाजमी देखना होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैनेजमेंट की बात करते हैं। वैसे ये सारी फार्मा ही है, बट क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसकी मैनेजमेंट तो मैं करवा देती हूँ, ठीक है। एनसेड्स, अब एक्यूट गाउट की मैनेजमेंट एक्यूट अटैक की अलग होती है, क्रॉनिक की अलग होती है, ये बात आपने याद रखनी है। एक्यूट में आप याद रखें कि 3 हम लोग ड्रग्स देते हैं, एनसेड हो गया, कॉल्किसिन हो गया और स्टीरॉइड्स, ये 3 चीज़ें। सबसे पहले आप क्या दोगे, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट एनसेड्स है, ये बेस्ट इनिशियल थेरेपी है इसकी एक्यूट की। एनसेड्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, गैस्ट्राइटिस, डिक्रीज डोज इन द रीनल। अच्छा, अगर किसी को रीनल इम्पेयरमेंट है, रीनल इंसफिशेंसी है, तो उनमें हम एनसेड्स का डोज कम देंगे, ठीक है। उसके अलावा है कॉल्किसिन, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑल्टरनेट देते हैं एनसेड्स का, और ये ओरली दिया जाता है। जिन लोगों को किसी वजह की वजह से एनसेड्स ना दिए जा सके तो उनको हम लोग कॉल्किसिन्स देते हैं। और ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली को न्यूट्रोफिल्स के अंदर, तभी क्या होता है कीमोटैक्सिस और फेगोसाइटोसिस को रोकते हैं। बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, लेकिन ये माइक्रोट्यूब्यूल को इनहिबिट करके इनको मतलब न्यूट्रोफिल्स और मतलब इनकी कीमोटैक्सिस और फेगोसाइटोसिस को रोक देंगे। इसके साइड इफ़ेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। IV फॉर्म जो होती है वो बोन मैरो सप्रेशन और माइलोपैथी करवा सकती है। और इसका जो वही वाली बात, रीनल फेलियर है तो जाहिर सी बात है कि डोज कम देंगे, लेकिन ये नेफ्रोटॉक्सिक नहीं है। तीसरी मैंने क्या बताया था, स्टीरॉइड्स में क्या होता है, शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टीरॉइड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एक्यूट अटैक के अंदर। लेकिन क्या होता है कि अगर हम लोगों को इन्फेक्शन को रूल आउट करना होता है तो मतलब रूल आउट इन्फेक्शन फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग द स्टीरॉइड्स, ठीक है। अगर इन्फेक्शन है तब हम स्टीरॉइड्स नहीं देते, तो हमें स्टीरॉइड स्टार्ट करने से पहले हमें इन्फेक्शन को चेक करना होता है, उसके टेस्ट करवाने होते हैं। अब इसका रूट क्या क्या होगा, अगर लेस देन 2 जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं तो इंट्रा आर्टिकुलर रूट होगा, अगर ग्रेटर देन 2 जॉइंट्स इन्वॉल्व है तो सिस्टमिक, ओरल या IV रूट होगा, ठीक है। अच्छा, कब देते हैं हम लोग स्टीरॉइड्स, इसकी क्या इंडिकेशंस होंगी, जब एनसेड्स पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा हो। और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस टू एनसेड्स, मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी को रीनल इंसफिशेंसी है और उस पेशेंट को हम एनसेड्स नहीं दे सकते तो फिर हम स्टीरॉइड्स देते हैं, ठीक है। बेसिकली एज सिंपल एज दैट, जब भी किसी भी वजह की वजह से आप एनसेड्स ना दो तो आप स्टीरॉइड्स देते हो, ठीक है। तो फर्स्ट इनिशियल बेस्ट क्या, एनसेड्स अगर नहीं दे सकते तो उसका ऑल्टरनेट है कॉल्किसिन। और अगर कोई ऐसी कंडीशन जिसमें एनसेड्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो तो उसमें स्टीरॉइड्स देते हैं। लेकिन स्टीरॉइड्स की मैंने क्या बात बताई कि आपने इन्फेक्शन को पहले रूल आउट करना है, ओके। अब ये थी एक्यूट मैनेजमेंट हो गई। अगर फॉर एग्जांपल किसी को क्रॉनिक मसला है तो क्रॉनिक में सबसे पहले आप हमेशा से इस तरह से बोलते हो, जब भी आपसे वाइवा में कोई सवाल आए ना स्पेशली, तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। हमेशा अच्छा इंप्रेशन के लिए आपने बोलना है कि सर या मैम, हमारे पास ना 2 इसके ट्रीटमेंट्स होते हैं, एक नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और एक फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है।
फिर आप बोलोगे पहले हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे जिसमें हम अवेयरनेस देंगे पेशेंट को। उन्हें बोलेंगे कि आपने हाई प्यूरिन डाइट को अवॉइड करना है, जिस तरह सी फूड हो गया, मीट हो गया, ठीक है। अल्कोहल अगर कोई ले रहा है तो उसको कहना है कि रुक जाए, स्मोकिंग कर रहा है तो उसको भी हमने रुकवाना है, ठीक है। और हम लोगों ने जो ड्रग्स हैं, जिस तरह अगर वो थायराइड डायूरेटिक्स ले रहा है, जिनसे हाइपर यूरिसीमिया प्रोमोटिंग ड्रग्स अगर वो कोई ले रहा है, तो उनको भी हम लोगों ने उनको स्टॉप करवाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम लोग आते हैं, हम लोग बोलेंगे बाद में हम लोग आएंगे उस पर, हम लोग फिर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ आएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि कुछ यूरिएट लोअरिंग थेरेपीज़ होती हैं, जिस तरह टारगेट सीरम यूरिक एसिड लेवल, हमारा टारगेट क्या होता है 360 माइक्रोमोल पर लीटर से कम करें, या फिर 6 mg पर डेसीलीटर से कम करें। इंडिकेशंस क्या क्या होंगी जब हम क्रॉनिक थेरेपी स्टार्ट करेंगे या इसके ड्रग स्टार्ट करेंगे, तो उनकी इंडिकेशन से हैं कि बार बार एक्यूट गाउट के अटैक्स हो रहे हैं, मतलब ग्रेटर देन 1 एक्यूट अटैक पर ईयर, ठीक है। या फिर टोफाई जो हॉलमार्क है क्रॉनिक का वो 1 से ज़्यादा हो गया है, या नेफ्रोलिथियसिस हो गए हैं, या फिर एविडेंस हमें मिल रहा है, ठीक है, बोन या फिर जॉइंट जो है ना वो डैमेज हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोग प्रॉपर इसकी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। पहला है एलोप्रेनॉल, ठीक है। एलोप्रेनॉल जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है यूरिएट लोअरिंग थेरेपी में, ठीक है। ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ये बात इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है ये एलोप्रेनॉल। अब देखें एलोप्रेनॉल का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये जेंथीन ऑक्सीडेज का इनहिबिटर है। मैंने पीछे बताया था जेंथीन ऑक्सीडेज कहाँ यूज़ होता है, एज अ रिजल्ट यूरिक एसिड की सिंथेसिस जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, सही है। उसके अलावा ये यूज़ होता है इन द यूरिक एसिड ओवर प्रोड्यूसर्स में, ठीक है, बेसिकली यूज इन यूरिक एसिड ओवर प्रोड्यूसर्स, जैसे यूरिन यूरिक एसिड ग्रेटर दैन 600 mg हो इन मतलब पर 24 आवर्स। अगर 600 से ज़्यादा आ रहा हो हमारा यूरिन यूरिक एसिड एक दिन, मतलब 24 आवर्स एक दिन है ना, तो एक दिन में अगर 600 से ज़्यादा आ रहा हो तब हम देते हैं, ठीक है। इट शुड नेवर बी यूज्ड विद इन अ मंथ ऑफ एक्यूट अटैक। अच्छा, एलोप्रेनॉल अगर अभी किसी पेशेंट को एक्यूट अटैक हो गया है और अभी इसको 1 मंथ पूरा नहीं हुआ है, मतलब या तो मंथ हुआ है या 1 मंथ से कम हुआ है, आप सबसे पहले नहीं देते एलोप्रेनॉल, ठीक है, इसमें नहीं करते यूज़। लेकिन फॉर सपोज़ पहले तो ये कह रहा है कि इट कैन प्रिसिपिटेट एन एक्यूट अटैक, ठीक है। तो अगर 1 मंथ हुआ है, विद इन अ मंथ हुआ है, तो उसको नहीं देते। लेकिन फॉर सपोज़ आपने गलती से स्टार्ट कर दिया विद इन अ मंथ, तो आपने फिर उसे छोड़ना नहीं है, ठीक है। हाउएवर वंस स्टार्टेड द पेशेंट मस्ट कंटिन्यू इट इवन इफ़ एन एक्यूट अटैक अकर्स, ठीक है। यही वाली बात पहले इन्होंने कहा कि आप नहीं देते, ठीक है, अगर मंथ से कम हुआ है तो आप नहीं देते, लेकिन अगर स्टार्ट कर लिया तो फिर आप उसको स्टॉप नहीं करोगे, ठीक है। अगर अटैक हो भी रहा है तब भी स्टॉप नहीं करोगे, क्योंकि उसकी मज़ीद वर्स कंडीशंस हो जाती है नहीं तो। टू प्रिवेंट एन एक्यूट अटैक इट इज़ एडवाइजेबल टू स्टार्ट इट अंडर कवर ऑफ एनसेड्स और कॉलकेकीन, ठीक है। इन दोनों के साथ हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एडवाइस ये की जाती है कि ताकि एक्यूट अटैक ना हो तो इसको एनसेड या कॉलकेसीन के साथ स्टार्ट किया जाता है फॉर द फर्स्ट 2 to 4 वीक्स बिफोर एंड 4 वीक्स आफ्टर इनिशियल थेरेपी। 2 से 4 मतलब आपने इनिशियल थेरेपी स्टार्ट की, उससे 2 से 4 हफ्ते पहले और 4 हफ्ते बाद आपने एनसेड्स और कॉलकेसीन देने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो स्किन रैश, जीआई अपसेट ये मोस्ट कॉमन है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ये मोस्ट सीरियस इसका एडवर्स इफेक्ट है, और रीनल फेलियर जिसमें बोन मैरो सप्रेशन और हेपेटाइटिस ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये था एलोप्रेनॉल, ठीक है, इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हो गई। फिर है फिबिक्सोस्टैट। फिबिक्सोस्टैट जो है ये नॉन प्यूरिन जेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। फिबिक्सोस्टैट जो है ये भी जेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, लेकिन फिबिक्सोस्टैट जो है ये रिवर्सिबल है, और जो एलोप्रेनॉल था वो इरिवर्सिबल जेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर था, ठीक है। अच्छा, इट इज़ यूज्ड इफ़ देयर इज़ एलोप्रेनॉल इंटॉलरेंस और फेलियर और क्रॉनिक किडनी डिजीज़। अगर कोई एलोप्रेनॉल नहीं ले सकता उसको नहीं दे सकते, या फिर अगर किसी को किडनी फेलियर है या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है तो उसमें हम लोग फिबुक्सोस्टैट देते हैं, ठीक है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स है लिवर टॉक्सिसिटी, रैश और अर्थरेल्जिया, ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए, ठीक है। अब है यूरिक एजेंट्स, ठीक है। इस पर हमारे पास 2 चीज़ें आती है, प्रोबेनिसिड एंड सल्फिनपायराजोन, ठीक है। ये जो एजेंट्स होते हैं ये इंक्रीज़ करते हैं यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिक एसिड, ठीक है। ये एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ करेंगे। दे कैन बी यूज्ड फॉर अंडर एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिक एसिड। वही वाली बात है, जब यूरिक एसिड लेस देन 600 mg पर मतलब 600 से कम आ रहा हो इन 24 आवर्स तो हम लोग ये यूज़ करते हैं। लेकिन मैंने ऊपर बताया था जब 600 से ज़्यादा आ रहा हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, एलोप्रेनॉल, ठीक है।
और अगर 600 से कम आ रहा है तो हम लोग फिर ये प्रोपेनिसेट एंड सल्फेनपायराजोन यूज़ करेंगे। इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं? अगर यूरिक एसिड ओवर प्रोड्यूसर्स हैं बहुत ज़्यादा, उसमें फिर हम लोग एलोप्रेनॉल देते हैं, या रीनल इम्पेयरमेंट है या यूरोलिथियसिस किडनी स्टोन्स है तो फिर हम नहीं देंगे इसको, ठीक है। लास्ट इसकी हमारे पास ड्रग है पेग्लॉटिकेस, ये इंपॉर्टेंट है। पेग्लॉटिकेस जो है ये बायोलॉजिकल एजेंट है, ये आईवी के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। अब इसकी इंडिकेशंस कब कब होती हैं? इंडिकेटेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टोफेशियस गाउट रेजिस्टेंट टू स्टैंडर्ड थेरेपी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इट इज़ हाईली इफेक्टिव एट कंट्रोलिंग हाइपर यूरिसीमिया एंड रिग्रेशन ऑफ द टोफा, ये इंपॉर्टेंट है। अफेक्टिव है हाइपर यूरिसीमिया के लिए और जो टोफाई डेवलप हो जाते हैं उनकी रिग्रेशन के लिए। साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है? इन्फ्यूजन रिएक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग अक्सर पेग्लॉटिक केस के साथ एंटी हिस्टामिन्स और स्टीरॉइड्स भी देते हैं ताकि इम्यून सिस्टम जो है वो रिएक्ट ना करे। और एक्यूट अटैक हो सकता है ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द थेरेपी, ठीक है। उसके अलावा एक और इसका साइड इफ़ेक्ट है कि एंटीबॉडीज़ बनना, बॉडी ना कभी कभी पेग्लॉटिक केस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। तो ये क्या होता है कि इसकी फिर अगर ये हो जाए तो इसकी वजह से लिमिट करना पड़ता है लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ द ड्रग। अब देखें क्लिनिकल पढ़ के इधर लिखा हुआ है रिकरेंट गाउट की बात की हुई है। तो इन ऑर्डर टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ एक्यूट अटैक्स इन द पेशेंट्स विद द क्रॉनिक गाउट, हम क्या करते हैं कि अगर हमने एक्यूट अटैक्स का रिस्क कम करना है क्रॉनिक गाउट के पेशेंट्स के अंदर तो हम यूरिएट लोअरिंग थेरेपीज़ देते हैं। वो मैंने पीछे बता दिया कि कौन कौन सी थी इंडिकेशंस अबव, जो मैंने एलोप्रेनॉल बता दिया, पेग्लॉटिकेस बता दिया हम लोगों ने, यूरिकोस यूरिक एजेंट, ये जो अभी मैंने पीछे सारा बताया है ये सारे क्या हैं हमारे पास? ये हमारे पास यूरिएट लोअरिंग थेरेपीज़ हैं। लेकिन इन्होंने लिखा है कि एक तो जो हमने पहले बताया उसके साथ हमें फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइलेक्सिस भी देने होते हैं। अब फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइलेक्सिस क्या हैं? ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं। इट शुड बी कंटिन्यूड फॉर ग्रेटर देन 6 मंथ्स, अगर रिकरेंट हो रहा है तो 6 मंथ से ज़्यादा तक थेरेपी को कंटिन्यू करो। लो डोज कॉलकेकीन जो होते हैं इसमें लाजमी दी जाती है, ये एजेंट ऑफ चॉइस है। 50% जो है वो रिडक्शन ऑफ द फ्लेयर्स करवाती है ये, ठीक है। एनसेड्स इतनी इफेक्टिव नहीं है और लो डोज स्टीरॉइड्स जो है वो 10 mg से कम दी जाती है पर डे। लेकिन जो स्टीरॉइड्स है वो तो लीस्ट इफेक्टिव है। तो लो डोज कॉलकेकीन जो है वो इफेक्टिव है, इन्होंने कहा 50% रिडक्शन ऑफ द फ्लेयर्स करवाती है और ये 6 मंथ से ज़्यादा करते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, बस थोड़ा अब रह गया है। मैंने आप लोगों को पीछे बताया था एक होता है सूडो गाउट, तो उसकी हम थोड़ी सी बात करते हैं। कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डाईहाइड्रेट CPPD डिपोजिशन डिजीज़, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ये क्या है कि इट इज़ अ क्रिस्टल डिपोजिशन डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि डिपोजिशन ऑफ CPPD क्रिस्टल्स हो जाती हैं। कहाँ कहाँ पे? टेंडेंट्स में, लिगामेंट्स में, आर्टिकुलर कैप्सूल्स में, साइनोवियम्स में, कार्टिलेजेस में। इसकी एटियोलॉजीज़ क्या हैं? या तो ये आइडियोपैथिक है या इसके मेटाबॉलिक 3H होते हैं, ठीक है। 3H में क्या क्या आता है? हीमोक्रोमेटोसिस आता है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और हाइपोमैग्नीसीमिया, ये 3 चीज़ें आ गई। अब अगर और इसके अलावा एटियोलॉजीज़ में अगर किसी को जॉइंट का ट्रॉमा हुआ है या फैमिलियल कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस है, ये मतलब जेनेटिक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, या डायबिटीज़ और विल्सन डिजीज़, ये सारे इसके कॉजेज़ है कि हाँ एटियोलॉजीज़ इनकी वजह से हो सकता है। लेकिन सबसे पहले तो आइडियोपैथिक है, कुछ इनमें से कोई भी नहीं होता फिर भी हो जाता है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में अगर मैं बात करूँ कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस का क्या मतलब है कि रेफर्स टू कैल्सिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम CPPD डिपोजिशन के इतने ज़्यादा ये क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं कि कार्टिलेज की हो जाती है कैल्सिफिकेशन। ये एसिम्टोमेटिक होता है, ये ना इंसिडेंटली एक्सरे एग्जामिनेशन पर हमें मिल जाता है, ठीक है। लेकिन इसके इंसिडेंट्स जो होते हैं वो विद एज बढ़ जाते हैं, अगर विद एज बढ़ते रहते हैं और 55 से अंडर एज जो होता है ना उनमें इतना कॉमन नहीं है। सिम्टोमेटिक डिजीज़ कैन टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, ठीक है। अब पहले मैंने कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस का बताया कि इसमें कैल्सिफिकेशन हो गई, वजह जो भी है, लेकिन इसमें सिम्टम्स नहीं आते। अब कह रहे हैं कि सिम्टोमेटिक डिजीज़ जब आने लगे तो हम इनको डिजीज़ का नेम दे देते हैं। पहला हमारे पास है सूडो गाउट। सूडो गाउट वही वाली बात है कि एक्यूट इन्फ्लेमेटरी आर्थ्रोपैथी है, ये बिल्कुल एक्यूट गाउट को रिजेंबल करता है। इसकी साइट भी क्या है? मोस्ट कॉमन नी है और वैसे ये एंकल और रिस्ट में भी हो सकता है। अच्छा, अब इसका क्या है कि द अफेक्टेड जॉइंट इज़ वार्म, वही वाली बात, वार्म, टेंडर है, रेड है और विद साइंस ऑफ लार्ज एफ्यूजन, ठीक है। फीवर जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है। प्रेसिपिटेंट्स में क्या है? सर्जरी, मतलब ये चीज़ें प्रेसिपिटेंट्स हैं, सर्जरी, ट्रॉमा और सिवियर इलनेस। अच्छा, सूडो गाउट हो गया। दूसरा हमारे पास है पायरोफॉस्फेट आर्थ्रोपैथी।
ये क्रॉनिक आर्थ्रोपैथी है जो कि अफेक्ट करती है सेम एज सूडो गाउट, लेकिन ये रिजेंबल ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस को करती है। आप लोगों को पीछे मैंने बताया हुआ ये क्या होता है, ठीक है। ये करेक्टराइज बाय इसमें भी क्रॉनिक पेन और मॉर्निंग स्टिफनेस होगी, और क्योंकि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी याद आ गया होगा कि मॉर्निंग स्टिफनेस मिल रही थी हमें। और इसमें ना सूडो रूमेटॉइड अर्थराइटिस थोड़ा थोड़ा ये उसको भी रिजेंबल करता है, ठीक है। कुछ कुछ इसके रिजेंबल करते हैं फीचर्स रूमेटॉइड अर्थराइटिस को, ठीक है, लेकिन कुछ रूमेटॉइड अर्थराइटिस से डिफरेंट फीचर्स भी होते हैं, तभी हम इसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। वो डिफरेंट फीचर्स क्या हैं? टेनोसाइनोविटिस मिलता है और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स इसमें नहीं मिलते। टेनोसाइनोविटिस भी नहीं मिलता और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स भी नहीं मिलते, और अफेक्ट करता है लार्ज और मीडियम साइज जॉइंट्स को। मतलब जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस था, आप लोगों को याद होगा, वो स्मॉल जॉइंट्स को अफेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो ये दो चीज़ें इसकी डिफरेंट है फ्रॉम द रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तभी हम इनको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। डायग्नोसिस में क्या क्या होगा? पेशेंट आया है, जाहिर सी बात है मुझे क्या करना है, डायग्नोस करना है ना। सूडो गाउट जो होता है वो इंडिस्टिंग्विशेबल होता है गाउट से, लेकिन हम लोग साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस से आराम से पता लगा सकते हैं। पीछे मैंने बताया था आर्थ्रोसेंथिसिस, इधर भी मैं यही बता रही हूँ कि सबसे एक्यूरेट टेस्ट यही होता है, जो कि इसको हेल्प भी करता है डिस्टिंग्विश करने में कि ये गाउट है कि नहीं है। WBCs भी तकरीबन उतने ही हैं जितने गाउट में थे, तो इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन पोलराइज माइक्रोस्कोपी में हमें डिफरेंस नज़र आता है। इसके क्रिस्टल्स क्या है? रूबॉइड शेप। पीछे गाउट के क्या थे? नीडल शेप। ये पॉजिटिवली फ्रिंजेंट है, उधर क्या था? नेगेटिव था। अब रेडियोग्राफ्स पे जब मैं देखूंगी ना, तो जाहिर सी बात है आप लोग खुद बताए कैल्सिफिकेशन मिलेगी, लेकिन इधर थोड़ा इन्होंने डिफरेंट बताया कि एक्सरे ऑफ अफेक्टेड जॉइंट शो कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस। ये बात तो मैंने बता दी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एब्सेंस होती है कैल्सिफिकेशन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस डायग्नोसिस को एक्सक्लूड करेंगे। कुछ कुछ केसेस में हमने देखा है कि सूडो गाउट होता है, ये क्या कहते हैं, लेकिन उसमें ना कैल्सिफिकेशन नहीं होती। अब स्क्रीनिंग किस तरह से करोगे? स्क्रीनिंग फॉर द सेकेंडरी कॉजेज़ पर, जब ये वाली कंडीशन हो तो फिर हम स्क्रीनिंग करेंगे सेकेंडरी कॉजेज़ की, जो कि पेशेंट्स में मिल सकती हैं। जिस तरह अगर ये स्पेशली सेकेंडरी कॉजेज़ का ना हम लोग उन पेशेंट्स में देखते हैं जो 25 से कम ईयर्स के होते हैं, यहाँ पर जिनको सिवियर डिजीज़ होता है, पॉली आर्टिकुलर डिजीज़ बन जाता है, मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इन दो कंडीशंस में हम सेकेंडरी कॉजेज़ की स्क्रीनिंग करते हैं। और स्क्रीनिंग फॉर द सेकेंडरी कॉजेज़ कैसे की जाती है? सीरम कैल्शियम चेक कर लो, मैग्नीशियम, आयरन, फेरेटिन, TIBC, यूरिन एनालिसिस करवाते हैं और पैराथायरॉयड हार्मोन, ये सब करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर हमारे पास नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो जॉइंट एस्पायरेशन जो है वो सिम्टोमेटिक रिलीफ प्रोवाइड करती है, और फार्माकोलॉजिकल की बात करें तो NSAIDs हमारे पास हर चीज़ की बेस्ट इनिशियल थेरेपी हैं, और इंट्रा आर्टिकुलेट स्टीरॉइड्स भी देते हैं कब? जब NSAIDs से रिस्पॉन्स ना आ रहा हो, और फिर कॉलकिसिन देते हैं जो कि प्रिवेंट करता है सब्सिक्वेंट अटैक्स को। ये तीनों तो कांस्टेंट है हर जगह पे। तो दैट इज़ इट। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो।